आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आज क्लास 12 हिंदी कोर का एग्जामिनेशन हुआ था और आप लोगों का जो टर्म 1 का जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए, और एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि जैसे कि अभी आप लोग क्लास 12 में है, फिर आगे चलकर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो हमारा और एक चैनल है जिसका नाम है रोजगार टीवी। ठीक है सर। और ये जो रोजगार टीवी चैनल है यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है जॉब का तो हर एक चीज़ का वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए आप लोग एक बार इस चैनल में जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये चैनल पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन हर एक अपडेट वहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पर आंसर की के ऊपर। आप लोग फटाफट देख लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जितना सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है, जो भी पैसेज होगा आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चंस दिया गया है। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि कवि किसकी जय बोलने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर कि स्वाधीनता के शहीदों की। ठीक है, स्वाधीनता के शहीदों की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अंधा अंधा चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इतिहास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूरज और चांद को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो सर अगर आप लोग मतलब पढ़ के देखेंगे पैसेज को तो पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि साखी के रूप में। साखी माने होता है साक्षी, साक्षी माने होता है गवाह, गवाह के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर साक्षी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग देख सकते हैं पैसेज में, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कि साखी है उसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। तो देखिए यहाँ पर साखी है, साखी माने होता है साक्षी। ठीक है, यानी कि गवाह। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर 3 राकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, राकेश होता है। आगे देखिए यहाँ पर फिर से हमें एक पैसेज दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा क्या है क्या नहीं है। आप लोग तो इसे पढ़ भी लिए होंगे, आप लोगों ने आंसर भी दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर मिलाना है कि आपका क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि असमंजस में पढ़कर हम क्या तय नहीं कर पा रहे हैं। तो असमंजस में पढ़कर हम अपना लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हमारा लक्ष्य यानी कि अपना लक्ष्य बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए सर यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्या है कि विश्व में सुख शांति और समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो सुख शांति और समृद्धि के लिए यहाँ पर क्या आवश्यक है। तो सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीनों का तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए सर विश्व में सुख शांति और समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि गांधीवाद से मेल न खाने वाला सिद्धांत कौन सा है। देखिए जो महात्मा गांधी जो थे वह अहिंसावाद थे, आत्मवाद थे, सत्यवादिता थे, लेकिन वह भौतिकवाद नहीं थे। तो इसका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की दुर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यहाँ पर जो उपसर्ग होगा सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूर और यहाँ पर इस प्रकार से दूर हो जाएगा और प्रत्यय में हमारा क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। फटाफट नोट करिए, मिला लीजिए। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जो सबसे पुराना माध्यम है वह प्रिंट मीडिया है, यानी कि प्रिंट माध्यम है। एक्चुअली में बोला जाए तो समाचार पत्र क्या हो जाएगा, समाचार पत्र, क्योंकि जो प्रिंट माध्यम या फिर जो प्रिंट मीडिया होता है उसके अंतर्गत समाचार पत्र आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था। कहाँ खुला था, तो गोवा में खुला था, याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिला लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। यहाँ पर
पर 11 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आलेख लेखन का जो भाषा होगा वो सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। तो पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी सर भारत में, यहाँ पर हुआ था सर 1780 में, ठीक है, 1780 में, मतलब बंगाल गजट जो हमारा था, जिसको मैंने संपादक जो थे मतलब जो प्रकाशित किए थे जेम्स ऑगस्ट हिकी ने। तो 1780 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संपादकीय क्या है। तो संपादकीय माने क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनके संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्टर को हम लोग संवाददाता, क्या वो संवाददाता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवाददाता बोलते हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए सर अगला प्रश्न क्या है कि रेडियो अस्तित्व में कब आया। तो शर्मा गेस में अगर आप लोग देखेंगे तो साफ साफ वहां पर दिया गया है। देखिए सर यहाँ पर रेडियो वाला ना, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब हर जगह पे अलग अलग टाइप का दिया जा रहा है। तो शर्मा गेस में मैंने जो देखा है, शर्मा गेस में लिखा हुआ है 1895 ईस्वी, ये शर्मा गेस पेपर में दिया है। तो यही मतलब उत्तर सही होने का संभावना है, लेकिन अगर आप लोग गूगल करके देखेंगे तो हर जगह पे अलग अलग कुछ ना कुछ अलग डेट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 17 है क्या है कि समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है। तो सर ये हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। क्या हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। 17 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य है। सूचना देना बिल्कुल सही है, शिक्षित करना बिल्कुल सही है, मनोरंजन करना बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी किताब का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, किताब का चीज है। अब यहाँ पर सर ये जो दिया गया है, यहाँ पर जैसे कि पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार कौन है। ये जो ऊपर वाला आपने जो देखा पैसेज टाइप का जो थोड़ा सा दिया गया है, तो इसके जो रचनाकार है, लेखक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रघुवीर सहाय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द का तात्पर्य है। यहाँ पर हम शब्द का माने आपको बताना है कि यहाँ पर हम शब्द का माने क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ताकतवर मीडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताकतवर मीडिया, यानी 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि आप क्यों अपाहिज है। टेलीविजन कमरे के सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का क्या आशय हो सकता है। तो सर इसका जो आशय हो जाएगा कि कार्यक्रम को सफल बनाना, यानी कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि प्रस्तुत कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत कविता यानी यहाँ पर जो दिया गया है इससे हमें क्या मिलता है, प्रेरणा। तो यहाँ पर सर इसका एक्चुअल में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि किसी व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उभार कर धन कमाने की। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि हरिवंश राय बच्चन रचित प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा नीड़ का निर्माण। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि चुका भी हूँ नहीं मैं किसकी रचना है। यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो नाम दिया गया है यह किसकी रचना है आपको बताना है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता है। देखिए समय जो बीत गया है समय वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर। यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर ज्यों वर्ड है, तो ज्यों वर्ड जब भी होता है तो ये हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 क्या है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर बताइए कि कवि को जो भी जीवन में प्राप्त हुआ उसमें से कौन सा मौलिक नहीं है। देखिए सर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मैंने जहां तक देखा, ठीक है, सर्च किया तो 27 का 1 हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर 27 का जहां तक मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर शुरू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैसेज दिया गया है, ये भक्तिन चैप्टर का है, तो आप लोग पैसेज को पढ़िएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया है क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि भक्तिन के हटे दुर्भाग्य
के संबंध में कौन सी अवधारणा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विमता के मिले कष्ट, ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भक्तिन के जेठ और जिठोत किस बात के लिए कटिबद्ध थे? तो भक्तिन के संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। 29 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए सर अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं क्या है कि भक्तिन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराने के मूल में जेठोत की कौन कौन सी मंशा छिपी थी? तो सर वो चाहते थे कि जो भक्तिन का जो भी संपत्ति है, जो जायदाद है, उनको हड़प लेंगे, यानी कि भक्तिन की जायदाद पर गिद्ध दृष्टि था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम है। तो यहाँ पर ऊपर में जो आपने देखा पैसेज टाइप का था, उसके जो लेखक है, जो रचनाकार है, जो ऑथर है, कौन है? तो महादेवी वर्मा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था? तो पिता के घर जाने पर चला था। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो 5 वर्ष की आयु में हो गया था सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्या है कि बाजार दर्शन किस विधा की रचना थी? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। 34 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी खराब है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पौधे क्या पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है? देखिए थोड़ा क्वालिटी खराब है, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपहास की शक्ति। क्या हो जाएगी? उपहास की शक्ति। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि बाजार का जादू कब असर करता है? तो बाजार का जादू कब असर करता है? जब जेब भरा और मन खाली हो। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के कथनायक का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो कथनायक है उसका नाम है यशोधर बाबू। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देख लीजिए कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो इन्होंने उपहार दिया था ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 पीढ़ियों का अंतराल। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 40 के 40 क्वेश्चंस बताया। आप लोगों का किस प्रकार से कितना नंबर आया, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और जो मैंने आपको चैनल बताया रोजगार टीवी, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।